हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज कौशिक और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल द स्टडी स्टूडियो में। फ्रेंड्स, हम आज आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई क्लास के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कॉलन क्लासिफिकेशन, सीसी, जिसको कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है द्विबिंदु आपका वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, क्या है ये क्लास, क्या है इस टॉपिक का महत्व, कैसे कॉलन क्लासिफिकेशन जो आपकी स्कीम है कैसे ये वर्क करती है, कैसे इसके मेन क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, आपके जो एग्ज़ाम पेपर में आएंगे सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे वो भी, तो सभी को ही हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। और एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके से हम और भी दूसरी नई वीडियोस जो हैं आपके लिए लेकर आते रहें। और इस वीडियो से रिलेटेड या पुरानी जो भी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी सुझाव हैं या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो वो आप हमें अपने कमेंट बॉक्सेस में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में जानना है। कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये स्कीम किसके द्वारा बनाई गई और कब बनाई गई, और उनके थोड़ा सा एक बार जीवनी के बारे में, ऑटोबायोग्राफी जिसे कहा जाता है, बायोग्राफी, एक बार वो देख लेते हैं। तो वो हैं कोई और नहीं, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से, जिस नाम से आप परिचित हैं पहले से भी, वो हैं डॉक्टर S.R. रंगनाथन। S.R. मीन्स श्याली राम मित्रा रंगनाथन। इससे रिलेटेड मैंने आपको पुरानी पहली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आप चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने उसमें भी डिस्क्रिप्शन इनका थोड़ा सा दिया है। तो शॉर्ट में अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार इनके बारे में पहले कि श्याली राम मित्र डॉक्टर S.R. रंगनाथन कौन थे, उन्होंने लाइब्रेरी फील्ड में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड भी पेपर में कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम एक बार गौर कर लेते हैं। तो श्याली राम मित्र रंगनाथन, जिनका जन्म 12 अगस्त 1982 में हुआ था और जिनकी डेथ, जो मृत्यु है, 27 सितंबर 1972 में हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और जो गौर करने वाली है वो है इनकी डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892। 1892 का जो इनका डेट ऑफ बर्थ है उसको हम एक बार बात कर रहे हैं। कुछ बुक्स में इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 अगस्त 1892 भी कही गई है और कुछ में 12 अगस्त कही गई है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर पेपर में कौन सी लिखनी है? पेपर में इन दोनों में से कोई एक ही दी जा रही होती है, दोनों कभी नहीं दी जाती, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन इज़ कि जो 12 अगस्त वाली है उसको ज़्यादा कंसीडर इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पर जो इन हमारा लाइब्रेरियन डे के नाम से 12 अगस्त को मनाया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए 12 अगस्त वाली को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन 9 अगस्त भी आपको बहुत सारी बुक्स में जो है देखने को, पढ़ने को मिल जाएगी। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1892 और 27 सितंबर 1972 को इनका डेथ एनिवर्सरी है। ये एक लाइब्रेरियन और मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के। हिज मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड वर हिज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनका जो सबसे ज़्यादा नोटेबल, मतलब कि जो नोट करने वाला या महत्वपूर्ण जो इनकी अचीवमेंट कहें तो वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जिससे रिगार्डिंग हमने अभी अपनी वीडियोस उसमें अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड की है, तो आप उसको भी देखना ना भूलिएगा। फिर दूसरे इनके फर्स्ट मेजर फैसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन हैं, जिसके बिहाफ पर आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इनको एज अ फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। फ्रेंड, यहाँ एक और बात याद करने की है, ध्यान देने की है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S.R. रंगनाथन को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर देखने को मिलता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनका फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। ही वॉज कंसिडर्ड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया इज अ वाइडली नोन थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिज फंडामेंटल थिंकिंग इन द फील्ड। जो इनका लाइब्रेरी साइंस का फील्ड है उसके अंदर इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है, क्या उससे रिगार्डिंग जो इनके रहे हैं
जो भी डिस्कवरीज रही हैं वो सब यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। हिज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज द नेशनल लाइब्रेरियन डे ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको अभी बताया है। ही वॉज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1945 to 47। फ्रेंड्स, जो मैं ये पर्टिकुलर आपको डेट बताता हूँ इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। क्या कि 1945 to 47 वो किस उसमें यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर लाइब्रेरियन रहे थे, तो किसमें रहे थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ये वाले अक्सर जो है आपके नेट के एग्जाम में या दूसरे जो लाइब्रेरी साइंस के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। The last appointment made him director of the first Indian school of librarianship to offer higher degree. He was the president of a Indian Library Association from 1944 to 1953. यहाँ पर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन उसके भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। टाइम पीरियड बता दिया गया है 1944 टू 1953 तक। फिर है इन 1957 ही वॉज इलेक्टेड एन ऑनररी मेंबर ऑफ अ इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम FID, ये एक यहाँ पे मैंने आपको एब्रिविएशन यूज किया है वर्ड, FID की फुल फॉर्म अक्सर पेपर में पूछी जाती है। एंड वॉज मेड अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर लाइफ ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो इंग्लिश में पोर्शन पढ़ा है उसी से रिलेटेड हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा जो चैनल है वो यही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता है कि हम आपको ना सिर्फ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में ही आपके टॉपिक हैं वो कवर कराने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपके जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में वो मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उनको जरूरत को देखते हुए भी हम यहाँ पे हिंदी का मटेरियल लेकर आए हैं। तो रंगनाथन का जन्म जो है 12 अगस्त 1892 को श्याली मद्रास, वर्तमान जो कि आजकल चेन्नई में है, वहाँ हुआ था। रंगनाथन की जो शिक्षा श्याली के हिंदू हाई स्कूल मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, जहाँ उन्होंने 1913 से 1916 में गणित में BA और MA की उपाधि प्राप्त की, और टीचर्स कॉलेज सईदापेट में हुई थी। ये उनका एक जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, उससे रिगार्डिंग आपको बताया गया है। फिर 1917 में वे गवर्नमेंट कॉलेज मंगलोर में नियुक्त किए गए, और बाद में 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर, और 1921 से 1923 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय के अध्यापन कार्य उन्होंने किया है। तो जो ये मैं आपको पर्टिकुलर डेट और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ ये आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं यही आपके एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1924 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन बनाया गया, और इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए वे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो कि लंदन में अध्ययन करने के लिए बाद में वो इंग्लैंड गए थे, परंतु वहाँ पर उनका जब मन नहीं लगा तो वहाँ से वो वापस लौट आए, और 1925 में मद्रास में उन्होंने यह काम पूरी लगन के साथ दोबारा से शुरू कर दिया, और 1944 तक वे इसी पद पर बने रहे। 1945 से 47 जो कि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, और 1947 से 54 के दौरान उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। 1954-57 के दौरान ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शोध और लेखन में व्यस्त रहे। 1962 में उन्होंने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, इसके प्रमुख बने, और अपने लास्ट टाइम पीरियड तक वे यहाँ पर इसी संस्थान तक जुड़े रहे। और 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया, जो कि एक उनके बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर श्याली राम मित्र का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसको उन्होंने बनाया है। उनकी जो स्कीम है वो उनके द्वारा ही दी गई थी। इसी से अलग जो श्याली राम मित्र रंगनाथन हैं उनके जो भी बेसिक अचीवमेंट्स हैं या दूसरी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी हैं, कोलन क्लासिफिकेशन भी हैं, मैन एंड द मैथमेटिशियन ऑफ रामानुजन के नाम से इनकी जो बुक्स हैं वही पब्लिश हुई हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड्स हैं, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो उन्होंने लॉज और अपने वो दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, इंडियन मैनुअल फॉर लाइब्रेरी अथॉरिटीज, लाइब्रेरियन एंड लाइब्रेरी वर्कर्स, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन,
हेडिंग एंड कैनन्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटलॉग जो कोड हैं वो दिए गए हैं। और 1957 में जो उनको पद्मश्री आपको अवार्ड मिला था उनको, वो भी बताया गया है। यही चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप एक बार देख पा रहे होंगे। तो आज की हम क्लास है जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विबिंदु आपका वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है माइंड में आपके, वो ये उठेगा कि इस स्कीम को कॉलन क्लासिफिकेशन ही क्यों कहा जाता है। कॉलन क्लासिफिकेशन इसका कहे जाने का मीनिंग है जो इसमें पंक्चुएशन यूज की जा रही है, कोलन, जो कि 2 बिंदु होते हैं, जैसे कि हिंदी में विसर्ग के तौर पे भी जो कि यूज की जाती हैं, ऐसे ही सेम दूसरे इंग्लिश में ऐसा कोलन के तौर पे यूज की जाती हैं। से उनका हिंदी के अलग उसका यूज का तरीका है, इंग्लिश में अलग तरीके से यूज की जाती है। तो वाई इट्स नेम कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन ही क्यों है, बिकॉज ऑफ, तो आंसर है इसका कि कॉलन क्लासिफिकेशन जो सीसी है, क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि ड्राइव की गई है किसके थ्रू, लेट डॉक्टर श्री SR रंगनाथन के थ्रू। इनका फर्स्ट एडिशन जो है वो आया था हमारा कब, 1933 में, जो जब से लेकर अभी तक टोटल इसके 7 एडिशन आ चुके हैं। और जो उसका लास्ट 7 एडिशन है वो आपका 1997 में आया है। रंगनाथन ने जो यूज किया है कोलन, वो कनेक्टिंग करने के लिए सिंबल फॉर द जॉइनिंग फैसेट ऑफ द सब्जेक्ट as with the help of the different facets of the subject are joined to provide the class number to the book. Hence, he gave the name colon classification to the scheme which was devised by him. तो बताया गया है इसमें आपका भी जो क्वेश्चन था कि वाई इट्स नेम कोलन क्लासिफिकेशन, कि कोलन क्लासिफिकेशन ही क्यों यूज किया जा रहा है, तो बताया गया है कि इन्होंने एक कोलन जो है सिंबल दिया गया है जिसके अंदर जो अलग अलग फैसेट सब्जेक्ट थे उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए ये वाला यूज किया जाता है। इसी के ही रिगार्डिंग देखते हुए कोलन क्लासिफिकेशन जो है आपका यूज किया गया है। जो स्टार्टिंग इसको अगर आप देखें तो आप जो अगले 3 फैसेट है, जो 3 टाइम पीरियड ईराज हैं, जिसमें मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताने वाला हूँ, डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जो ये 3 ईराज हैं उसमें जो सबसे फर्स्ट ईरा काउंट किया जाता है, जिसके अंदर आपके फुल फैसेट वाला है, जिसमें आपको ये कोलन का ही आपका ज़्यादातर यूज़ देखने को मिलता है। उस समय पे सबसे पहला ही ये इनका आप कह सकते हो नोटेशन था जो यूज़ किया जा रहा था इनके इसके अंदर वर्गीकरण के अंदर, तो इसीलिए इसका नाम वहाँ से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन जो है पुस्तकालयों में ग्रंथों के वर्गीकरण के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने सन 1933 में कोलन वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। और कोलन क्या है, आपके वो 2 डॉट्स हैं जो अलग अलग फैसेट सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और सन 1933 से 1963 तक इस प्रणाली के अब टोटल 6 संस्करण आ चुके हैं, और वहीं 1987 में इनका जो 7वां संस्करण है वो भी प्रकाशित हो चुका है। परंतु लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो इनका 7th एडिशन है वो अभी तक लाइब्रेरी में यूज़ नहीं किया गया था। ये वाली बात भी कहीं कहीं बुक्स में और आपको देखने को पढ़ने को मिलती है, और ये किसी हद तक सही भी है। कहीं पर ये डेट का भी कन्फ्यूज़न है, जैसे 1997 में कुछ कहते हैं लेकिन वो गलत 1987 को ही काउंट कर रहे होते हैं इनके 7th एडिशन के लिए। तो आपके अब टोटल 7 जो एडिशंस आए हैं, मैं उनका टाइम पीरियड आपको एक बार बता देता हूं ताकि आप इसको याद रख पाएँ और पेपर में प्रॉपर तरीके से इसको मेंशन कर पाएँ। फर्स्ट एडिशन जो है 1933 में, सेकंड एडिशन आपका 1939, थर्ड एडिशन वाज इन 1950, फोर्थ एडिशन इन 1952, फिफ्थ एडिशन 1957, सिक्स एडिशन 1960 एंड सेवन्थ एडिशन इज 1987 में आया था। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप एक चीज़ और ध्यान रखना जरूर कि जो मैंने आपको ये 7 एडिशंस और उनके ये टाइम पीरियड बताए हैं, किस ईयर में कौन सा एडिशन आया है, वो वाले क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप एज अ पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा एडिशन किस ईयर में आया था, तो इससे आपका एक क्वेश्चन और बनता है। इससे अलग अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया है उसके अंदर कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, एक बार वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट के जो रंगनाथन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो रंगनाथन जी का जो स्टार्टिंग इनिशियल्स हैं SR, तो श्याली राम मित्र, वो जो आपके हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। सेकंड, उनका कब जन्म हुआ था,
वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको 12 अगस्त जो उनका पर्टिकुलर डेट थी उस पर लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन जो अक्सर बहुत ज़्यादा पेपर में देखने को मिलता है। फिर उनकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं, फिर फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं कुछ। इससे अलग फिर आपका जो कॉलम क्लासिफिकेशन है, द्विबिंदु वर्गीकरण, तो ये स्टार्टिंग कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन कब आया था, 6th एडिशन कब आया, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर इससे रिगार्डिंग जो है अभी हम आगे और वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से जो चेंजेस हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, कौन सी नोटेशंस हैं जो इसके अंदर प्रॉपर यूज़ की जाती हैं, वो वाले क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको जो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको ये सारे प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी रिगार्डिंग जो भी दूसरी वीडियोज़ हैं हम आपके सामने और जल्दी से जल्दी ला सकें। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉपर वीडियो किसी प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए या कोई सब्जेक्ट का ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो, जिसको आप समझना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही उसके ऊपर नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अब आ जाते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण जो हमारा कॉलम क्लासिफिकेशन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो द स्कीम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 पार्ट। 3 पार्ट में इस स्कीम को हमने ड्राइव किया है या डिवाइड किया है। कौन का फर्स्ट पार्ट जो है वो इसके रूल्स हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है नियम। सेकंड है शेड्यूल्स जो कि है वर्गीकरण, अनुसूचियां और सामान्य अनुक्रमणिका। पार्ट 3 है आपका क्लासिक एंड ग्रेड बुक्स जिसके अंदर आदो धार्मिक जो कि ग्रंथों की वर्गीकरण एक सूची है। एक इंडेक्स आल्सो गिवन दिया जाता है एंड जो कि पार्ट 2 में आया था इसके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स जिसके अंदर कंटेन किए गए हैं शेड्यूल्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। तो ये इससे पहले तो अभी हमने आपको बता ही दिया है द्विबिंदु के जो भी स्ट्रक्चर है वो। अब आ जाते हैं हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, तो रंगनाथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया है 5 फंडामेंटल कैटेगरीज जो कि आपका PMEST, जो कि क्या है आपका PMEST। ध्यान रखना पेपर में ये इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर PMEST क्या है, इनके फुल फॉर्म्स, इनके लिए कौन कौन से नोटेशंस जो कि इस कॉलम क्लासिफिकेशन में दी गई हैं वो भी अक्सर पूछी जाती हैं। तो P4 हो गया आपका पर्सनैलिटी, M4 हो गया मैटर, E4 हो गया आपका एनर्जी, S4 स्पेस और T4 टाइम। तो ये आपका PMEST पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। इसके लिए जो पंक्चुएशंस यूज़ की जाती हैं या जो आपका नोटेशन कह सकते हैं, या हिंदी में अगर मैं कहूँ कि जो चिन्ह यूज़ किए जाते हैं वो आपका पर्सनैलिटी के लिए कोमा, मैटर के लिए सेमीकोलन, एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट, फुल स्टॉप जो कि आप कहते हैं, और टाइम के लिए ऊपर लगने वाली आपकी इन्वर्ट कोमास जो होती हैं वो। एंड इन अ शॉर्ट कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड PMEST। एक साथ मिला के इनको क्या पढ़ा जाता है, PMEST। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन देयर मे बी मैक्सिमम 5 फंडामेंटल कैटेगरी। रंगनाथन के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरी ही बताई गई हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है रंगनाथन ने कि इस संपूर्ण जगत में, इन संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान है उनको इस 5 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया जा सकता है। ये है इसका लिटरली मीनिंग। तो पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से उसी नॉलेज ऑफ जो है आपकी उसके कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर मैटर के अंदर कौन कौन से उसके अंदर सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपका एनर्जी है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे सब्जेक्ट, स्पेस के अंदर कौन से आएंगे और टाइम के अंदर कौन से आएंगे। तो सभी जो नॉलेज है उसके सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है इसी आपके 5 कैटेगरीज में जो कि है PMEST। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना पेपर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देन कैन बी लेस, नो केस मोर देन 5, ना कम ना ज़्यादा, 5 के अंदर ही। दे आल्सो केम इन ऑर्डर PMEST, इसी सीक्वेंस में आता है और इसी सीक्वेंस में इनके जो नोटेशन हैं, जो सूचक चिन्ह होते हैं वो भी रखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू दे आर डिक्रीजिंग
कंक्रीटनेस इन द एनी वन इज एबल टू आइडेंटिफाई, और किसी के अकॉर्डिंग भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके जो नोटेशन थे या चिन्ह है उनके अकॉर्डिंगली। अब है वर्गीकरण के प्रकार। वर्गीकरण के प्रकार के आधार पर भी इनको पहचाना जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या मौलिक, इसके अंदर विषय के अनुसार जो कि पुस्तकें हम रखते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आकस्मिक, जैसे कि कालक्रम के अनुसार कि किस कालक्रम की वो पुस्तक है या किस भौगोलिक दृष्टि से उस पुस्तक का क्या उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम, जिसके अंदर वर्णमाला, भाषाई आधार है, रूप है, आकार, संख्यात्मक क्रम के अनुसार भी डिस्क्राइब किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। और 4 है आपका वर्गीकरण की डिग्री, जैसे सबसे सूक्ष्म विभाजन जो होते हैं उसके साथ में विस्तृत विभाजन जो होते हैं, या उनके साथ किस तरीके से उनका वो जुड़ाव है या व्यापक दृष्टि से कैसे रखे गए हैं, उनको एडजस्ट किया गया है, ये भी एक प्रणाली की विशेषता हो सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको PMEST बताया था, अब मैं एक टेबल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में कि कैसे जो इंग्लिश वाला पोर्शन था उसी को एक टेबल में डिस्क्राइब कर दिया, ताकि एज अ नोट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकें और आपको याद करना समराइज के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो PMEST हो गया पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, जिसके अंदर P पर्सनैलिटी आपका हिंदी में हो गया व्यक्तित्व, जिसके अंदर सूचक चिन्ह जो आपका है, नोटेशन जो है आपकी कोमा बताई गई है, और व्यक्ति यानी कि सबसे विशिष्ट या केंद्रीय विषय जो होता है उसमें आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैटर। मैटर के अंदर हो गया आपका पदार्थ, जिसके अंदर आपका सेमीकोलन हो गया है। इसके अंदर किसी विषय का पदार्थ, गुण या सामग्री को, इससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा, जिसके अंदर कॉलन आता है, जिसके अंदर सभी प्रक्रियाएं, संचालन, गतिविधियां शामिल होती हैं, इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट की आपका कैटेगरीज होती हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेस, अंतरिक्ष, डॉट जिसको कहा जाता है अंतरिक्ष, जो कि विषय की भौगोलिक स्थिति को संबंधित है, उससे रिलेटेड जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट आएंगे। उस समय आपके इन्वर्टेड कॉमर्स जो आते हैं, जिसके अंदर विषय की तारीखों या ऋतुओं के संदर्भ से जो कि आपका कैटेगरी से कनेक्ट कर पाता है। तो ये थी एक आपकी टेबल जो आपको इस PMEST को डिस्क्राइब कर रही थी, जिसके अंदर इन्होंने जो 5 कैटेगरीज बताई हैं, जिसके अंदर संपूर्ण जगत के ज्ञान को इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की है, वो क्या हैं, उनके नोटेशन क्या हैं, और इसके अंदर कौन कौन से तरह के सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया जाता है, उसकी विशिष्टता क्या होनी चाहिए, स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट है आपका मेन क्लास। अब देख लेते हैं CC की। तो कॉलम क्लासिफिकेशन का जो मेन क्लास है, लाइक डिसिप्लिन इन जैसे DDC में था, सेम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इन UDC में था, सेम ऐसे ही यूज करता है। दे आर द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है which we all of us are well acquainted with the like physics, chemistry, geology, mathematics and so on, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं वैसे। the number of main classes in CC is near about 42 हैं, क्योंकि which is greater number than are in जैसे UDC और DDC है उनसे काफ़ी जो कि ज़्यादा है। कोलन वही संगठन, अगर हम बात कर रहे हैं वही चीज़ की मेन क्लास की तरह, तो कोलन वर्गीकरण प्रणाली में 42 आपके वर्गों का प्रयोग करती है, जिन्हें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन के समान तरीके से अन्य अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। तो ये सभी आपके अक्षर, संख्याएं, चिन्ह कौन कौन से हैं जिनका यूज करते हुए हम कॉलम क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, तो उस चीज़ को भी अभी हम देखते हैं। तो ये हो गया आपका नोटेशंस हो गए हैं जो कॉलम क्लासिफिकेशन की है। CC में मिक्स नोटेशंस जो है यूज की जाती है, जिसके अंदर आपके इंडो अरेबिक नंबर्स जो हैं, रोमन कैपिटल्स जो हैं, रोमन स्मॉल्स हैं, एंड सम इंडिकेटर, कुछ डिजिट्स हैं, कुछ फॉलोज किए जाते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अच्छे से इसमें देख पा रहे होंगे। इंडो अरेबिक न्यूमरल्स के अंदर आपके 1 से लेकर 9 तक नंबर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 नंबर्स हैं। रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसके अंदर कैपिटल A to Z 26 अल्फ़ाबेट, रोमन अल्फ़ाबेट जो कि स्मॉल लेटर हैं A to Z, जिसके अंदर एक्सक्लूड यानी कि आपके I, L और O, ये जो छोटे वाले 3 ABCDs हैं इनको नहीं काउंट किया जाता है, इसको छोड़ के 23 हो गए हैं। फिर ग्रीक लेटर्स हैं जैसे डेल्टा एंड सिग्मा, आपके सिंबल्स आप देख पा रहे होंगे ये, और दूसरे अदर इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एंड, कोलन, डॉट, सेमीकोलन, इक्वल टू, प्लस, तो ये सारे ये भी अलग 14 है। तो टोटल ये आपके टोटल 74 हैं जो ये नोटेशन यूज की जाती हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए
दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ये सभी आप, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में बहुत मैक्सिमम ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कि कौन कौन से लेटर्स हैं या कौन से चिन्ह हैं, कौन से नोटेशंस हैं, किस प्रकार के नोटेशंस हैं जो सीसी में यूज़ की जाती है। ये नोटेशंस ही हैं जो आपकी एक मेन पॉइंट है किसका, जो आपके यूडीसी और डीडीसी के अकॉर्डिंग इसको अलग भी करता है। तो अब इसके एनालिटिको सिंथेटिक फीचर्स जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल ऑफ सीसी कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड यूनिट शेड्यूल टू बेसिक ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द नंबर बिल्डिंग इन सीसी subject analysis on the basis of 5 fundamental categories and the synthesis. The former result in the facilitation of the subject and the synthesis consists of a bringing together the facet manifest in the subject to represent as a completely as possible the description of that subject. Because of the operation of analysis and synthesis, CC is called a analytico-synthesis scheme. तो ये एक पैराग्राफ है जो एनालिटिको सिंथेटिक फीचर्स जो है इसको डिस्क्राइब करता है। दरअसल क्या है कि इसको 3 कैटेगरीज में सीसी को डिवाइड करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन था उसके अंदर आपके कोलन वाले जो नोटेशन थे मैक्सिमम यूज़ किए जाते थे। जो सेकंड ईरा है आपका उसके अंदर आपके बाकी जो नोटेशन हैं PMEST वाला वो पोर्शन आ गया था, जिसके अंदर बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छे से सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, क्लासिफाइड करने के लिए ज़्यादा बेहतर नोटेशन प्रयोग कर जा रही थी। और जो हमारे कैटेगराइज या जो हम इसको स्कीम के थ्रू जो एक इसको कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए या समझाने के लिए एक हम जो बनाते हैं, एक स्कीम का एक पैटर्न बनाते हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। तो जो ये आपका सेकंड ईरा वाला पोर्शन है जिसके अंदर PMEST वाला आता है, सेक्शन स्टार्ट हो गया था, उसके थ्रू ज़्यादा नोटेशंस के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है, कैसे उसके डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके समझाया जा सकता है, इसमें ही समझाया जा सकता था। तो वही चीज़ का पोर्शन जो है एनालिटिको सिंथेटिक फीचर के उसमें काउंट किया जाता है। फिर इसके जो 3 वर्जन है, 3 ईराज हैं, मैं उसके बारे में बता रहा था आपके बार बार। तो 3 ईराज कौन कौन से हैं? तो जो आपका वर्जन 1 है वो 1933 टू 1950 तक, जो कि रिज्ड फैसेट ईरा के तौर पे जाना जा सकता है। वर्जन 2 जो है आपका 1950 से 1963, जो कि आपका एनालिटिको सिंथेटिक ईरा जो है वो है। और वर्जन 3 जो आपका है वो 1963 से 1987, जो कि फ्रीली फैसेट ईरा है वो है। तो ये 3 ईराज हैं। 3 ईराज के अंदर सीसी को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तीनों ईराज के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है वो इसके अपने अलग अलग जो भी चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग है। सेकंड ईरा के अंदर आपका PMEST वाला सेक्शन जो है वो आ गया था, जिसलिए इसको एनालिटिको सिंथेटिक आपका ईरा वो काउंट किया जाता है। सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से क्लासीफाई करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, डिस्क्रिप्शन में बताने के लिए, समझाने के लिए ही इस ईरा को ज़्यादातर जाना जाता है। अब आ जाते हैं कोलन वर्गीकरण में ज्ञान का विभाजन। कोलन वर्गीकरण संपूर्ण ज्ञान को एक मानता है। सारा ज्ञान एक ही है जिसे उन्होंने वेदों 1500 से ईस्वी से पूर्व से ही सीखा है। रंगनाथन ने ज्ञान के ब्रह्मांड को 3 प्रकार के विषयों में डिवाइड किया है, जो कि बुनियादी, मिश्रित और जटिल के उससे जाने जाते हैं। बुनियादी जिसके अंदर आपके बेसिक सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे भौतिक, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, ये सब आ रहे हैं ना, ये सब आपके भौतिक, अर्थशास्त्र, संगीत, कानून, पुस्तकालय विज्ञान, ये सब आपके हो गए बेसिक। मिश्रित आपके यानी कि बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं एक साथ आकर और जुड़कर एक नया सब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मिश्रित विषय उपविभाजन या अतिरिक्त पहलुओं वाले बुनियादी विषय हैं, जैसे प्रकाश का वेग, परिवहन अर्थशास्त्र, गिटार संगीत या विवाह का कानून और भारत में पुस्तकालय। मिश्रित विषयों की संख्या लगभग अनंत है। ये कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको। इसके अंदर आप देख पाएँ जो आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा भारत में पुस्तकालय, ठीक है, तो एक पूरा एक ये आपको एग्जाम्पल हो गया कि प्रकाश का वेग, परिवहन अर्थशास्त्र, गिटार संगीत या विवाह कानून और भारत में पुस्तकालय। एक टॉपिक इसमें से कोई भी लो, तो अगर आप एक प्रॉपर भारत का पुस्तकालय वाले ले लें तो भारत तो इतना बड़ी चीज़ है, उसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल,
आपके इतने सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, कुछ एजुकेशन रिलेटेड होता है, कुछ दूसरे भी फील्ड हैं उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स हैं। उसके अंदर भी हमने पुस्तकालय वाला ही लिया, पुस्तकालय के अंदर भी इतना बड़ा पोर्शन है, उसके भी किसी सब कैटेगराइज की जा सकती है। तो ये सब मिक्स उसके अंदर आपका आ जाएगा। जटिल विषय जो कि अधिकतर अंत विषय प्रकृति के होते हैं, जैसे इंजीनियरों के लिए गणित, गणित मैथमेटिक्स आपने सुना है, इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट है, गणित एक सब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ के एक बना दिया गया। क्या कि हम उस गणित की बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जा रहा होता है या प्रयोग में लाया जाता है। या लाइब्रेरियन के लिए रूस या तुलनात्मक शरीर विज्ञान। तो ये एक क्या है आपका जटिल, यानी कि दो ऐसे सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, उनको भी जोड़कर और सामने एक नए सब्जेक्ट को बनाना और उसको ही फिर आपको सीसी के अकॉर्डिंग एक नंबर प्रोवाइड करना है। तकनीकी रूप से ये दो चरणीय विषय होते हैं। दो चरणीय विषय मतलब कि दो चरण में अलग अलग विषय हैं जिनको जोड़कर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना जटिल हो जाता है, इसलिए इसको जटिल के उसमें श्रेणी में रखा गया है। अब आ जाते हैं राउंड एंड लेवल्स। राउंड एंड लेवल्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब हैविंग द आइडेंटिफाई PMEST, it was found that some of them manifest themselves more than one in a subject. For example, for the facet P, M and E, this phenomenon was handled by the introduction of the postulate of round and levels. ठीक है, समझ पा रहे होगे आप। यहाँ पे थोड़ा सा क्या बताया जा रहा है कि आपका PMEST वाला सेक्शन जो है उसका P, M and E जो है पर्सनैलिटी, मैटर एंड एनर्जी, ये जब आप किसी भी कोई एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं जिसके अंदर ये वो सब्जेक्ट में ये वाले जो आपके कैटेगरीज हैं दोबारा रिपीट होती हैं, तो वो आपके राउंड एंड लेवल के अंदर आपके आ जाते हैं, राउंड एंड लेवल के अंदर गिने जाते हैं, माने जाते हैं। इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि राउंड्स कौन से हो जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और लेवल्स कौन से हो जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम वो देख लेते हैं। राउंड्स के अंदर जैसे आपको एक सब्जेक्ट का मैं आपको हेडिंग दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर बाय रेडियम थेरेपी। ट्रीटमेंट करना है ब्रेन ट्यूमर का रेडियम थेरेपी के द्वारा, ये एक आपको सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, इसको क्लासीफाई करना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो ब्रेन है वो आपका P यानी पर्सनैलिटी के अंदर काउंट किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा। ट्यूमर जो है वो आपका मैटर के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा। ट्रीटमेंट आपका एनर्जी के अंदर एंड रेडियम थेरेपी ये फिर से किसमें आपका आएगा, मैटर में। तो आप देखेंगे कि जो ट्यूमर था वो भी मैटर था, रेडियम थेरेपी ये भी एक मैटर के उसमें पदार्थ के उसमें श्रेणी में जा रहा है। तो ये M वाला जो है पोर्शन फिर से आ गया, पहले तो आया ही था, दोबारा से आ गया। पहले आया था किसमें, ट्यूमर में, नेक्स्ट आ गया आपका रेडियम थेरेपी में। तो जो ये कैटेगरी जब रिपीट हो रही है इसके अकॉर्डिंगली, तो यही जो सेक्शन है दोबारा से घूम के आ गया, यही राउंड के अंदर काउंट किया जाता है। जो सच ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ 3 PME पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी अगर दोबारा से रिपीट होती है तो उसको हम राउंड के उसमें कहा जाता है। और इसको इंडिकेट करने के लिए 1P1, 2P2 और 1E या 2E इस अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। क्या मतलब कि जो हमारा ये एक नाम दिया गया है उसके अंदर पहले कहाँ यूज हुआ था, दूसरी बार कौन सा आपकी कैटेगरी यूज हुई है, पर्सनैलिटी वाली हुई है तो 1P1 हो गया, दोबारा यूज हुई तो 2P2 हो गया, दोबारा यूज हुई है। ऐसे ही एनर्जी का अगर यूज हुआ है तो 1E, 2E ऐसे। तो जो भी PME पर्सनैलिटी, मैटर एंड एनर्जी, जो भी इनमें से कैटेगरी का जो भी एक आपका श्रेणी का दोबारा से प्रयोग में आएगा वो आपका राउंड के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं हम लेवल्स की बात करते हैं तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हैमलेट बाय शेक्सपियर। ठीक है, ये उनकी एक किताब का नाम है। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जो बुक का नाम है ये बेसिकली क्या है, एक लिटरेचर है। बेसिकली क्या है, ये एग्जाम्पल एक लिटरेचर का है, लेकिन द आइसोलेट आर लैंग्वेज फ्रॉम अ लिटरेचर ऑथर एंड द वर्क। जो इसके आइसोलेट्स हैं यानी कि ये किससे रिलेट कर पा रहा है, ये लैंग्वेज भी है, ये लिटरेचर भी है, ये किसी ऑथर की पर्टिकुलर वो भी है, स्पेशलाइजेशन उसमें एक फील्ड की एक बुक है और उसका एक काम भी दर्शाता है। वहीं ऑल ऑफ दीज आइसोलेट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर भी आते हैं। दस
द ऑल ऑफ द बिलोंग ऑफ द पर्सनैलिटी फैसेट के अंदर कर रहे हैं. दीज ऑकरेंस आर रेफर टू एज द लेवल ऑफ P. दे फॉल अंडर द फर्स्ट हैंस इंडिकेटर जो कि P1, P2 एंड P3, P4 आर रीड एज फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल एंड सो ऑन. इस अकॉर्डिंग हम इसको रीड कर सकते हैं. कैसे कि हैमलेट बाय शेक्सपियर ये उसकी बुक भी है, एज अ लिटरेचर भी है, उनके द्वारा लिखी गई एक लैंग्वेज भी हो सकती है, उनका एक काम भी है जो कि दर्शाता है. तो हर उसमें तो एक अलग अलग लेवल के उसमें भी हम इसको डिस्क्राइब या कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ये राउंड एंड लेवल्स का ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा अच्छे से कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है. वहीं हिंदी में भी देख लेते हैं इस चीज़ को. इंग्लिश में तो भी हमने बताया ही है आपको कि एक से अधिक पहलुओं में एक श्रेणी की पुनरावृत्ति के चक्रों और स्तरों को सिद्धांत द्वारा समझा जाता है. उदाहरण के लिए कक्षा ओ साहित्य में श्रेणी P व्यक्तित्व 4 बार भाषा, रूप, लेखक और कार्य होती है. प्रत्येक एक अलग स्तर पर होती है. मानव रोगों को उपचार विषय में रोगों और उपचार दोनों को ही छठे संस्करण में क्रमशः ऊर्जा और पहले दूसरे चक्र की अभिव्यक्तियां दी गई है. श्रेणियों की पुनरावृत्ति की घटना और चक्र और स्तरों के सिद्धांत द्वारा हल किया जाता है. रंगनाथन ने माना है कि स्थान और समय पहलू सूत्र के अंतिम चक्र में होते हैं. श्रेणियां P, M और E विभिन्न चक्रों में और एक चक्र के भीतर विभिन्न स्तरों पर हो सकती हैं, सिवाय E एनर्जी को छोड़कर जिसमें केवल एक ही चक्र होते हैं और कोई दूसरे स्तर नहीं होते. ऊर्जा हमेशा एक चक्र पूरा करती है. ठीक है, तो वही जो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश की गई वही यहाँ पर आपको हिंदी में भी डिस्क्राइब किया गया है, समझाया गया है. अब हम इसका पहलू सूत्र जो है वो देख लेते हैं. पहलू सूत्र के अंदर सीसी के अंदर जो पहलू सूत्र पहलुओं के बीच वाक्य विन्यास संबंधों को दर्शाता है. सबसे पहला पॉइंट तो है ये. दूसरा है श्रेणियों और उनके बिखरे हुए पहलुओं की व्यवस्था को यंत्रवत बनाने के लिए रंगनाथन ने एक लंबे प्रशिक्षण के बाद अंततः एक सामान्य और सभी को शामिल करने वाले पहलू सूत्र पर समझौता किया जिसे लोकप्रिय रूप से PMEST जो कि व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय के नाम से जाना जाता है के रूप में माना गया. श्रेणियों के दौर को निर्भरता के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थित किया जाता है जिसे रंगनाथन ने दीवार चित्र सिद्धांत के रूप में तैयार किया गया. मास्टर वॉल पिक्चर सिद्धांत में ऐसे स्वयं सिद्ध शब्द वाले सिद्धांतों को तैयार किए गए विभिन्न परिणाम हैं जिसे कि संपूर्ण अंग सिद्धांत, पूरे भाग का संबंध जिसे कहा जाता है, और गाय बछड़ा वाला जो सिद्धांत है आपका जिसके अंदर अनुलंघित और सिद्धांत दूसरे जो स्तरों को व्यक्तिगत करने के लिए अधिक जटिल अधिनियम और क्रिय अभिनेता उपकरण सिद्धांत उपरोक्त सिद्धांतों के तार्किक मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है. यह भी ध्यान देना है कि यह सभी नवीनतम सियाजी पहलू के क्रम के अनुरूप हैं. जैसे कि ये क्रम नीचे आपको बताया गया है, जैसे चीजें, प्रकार, भाग, सामग्री, गुण, प्रक्रियाएं, संचालन और एजेंट. ठीक है, ये तो था पहलू सूत्र के बारे में आपको ही बता रहा था, पढ़ के समझाया. वहीं इसके अंदर मैंने कुछ सिद्धांतों का जो है आपको थोड़ा सा जोड़ दे के भी बोला है, बताया गया है. क्या वो सिद्धांत जो है आपको याद करने हैं. क्या क्या सिद्धांत हैं? एक तो दीवार चित्र सिद्धांत है, आपका संपूर्ण अंग सिद्धांत है, और आपका गाय बछड़ा वाला सिद्धांत है. ये सभी सिद्धांत, अधिनियम और क्रिया अभिनेता उपकरण सिद्धांत ये है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो आपके क्वेश्चन हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है क्या कि रंगनाथन के द्वारा बनाए गए जो कॉलम क्लासिफिकेशन सिद्धांत है या वर्गीकरण है उसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत जो है पहलू सूत्र जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं. तो इन चार में से या तो कोई 2 दिए जाएंगे या कोई 3 दिए जाएंगे, या फिर क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि क्या ये उसमें से है कौन क्लासिफिकेशन में से या नहीं. तो आपको बताना होता है क्या कि ये जो सिद्धांत हैं ये कौन क्लासिफिकेशन से ही रिलेट करते हैं. तो ये 4 सिद्धांत आपको याद होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. नेट का अगर आप एग्जाम उठाएंगे तो हर बार या अल्टरनेटिव टाइम पे ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता ही मिलता है. नेक्स्ट आ जाते हैं वेरियस डिवाइसेस हैं. अब वेरियस डिवाइसेस यानी कौन कौन सी डिवाइसेस के थ्रू जो है हम इस क्लासिफिकेशन स्कीम को फाइंड कर सकते हैं. तो न्यू सब्जेक्ट आर डेवलप्ड एंड अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन should be able to find appropriate places for such new subject within its framework. Ranganathan provided a number of devices for this purpose.
The purpose of such devices is to form a new isolate or a sharpen of existing isolate in an array. Four devices are major devices which are used in a CC. कौन कौन सी हैं बताई गई हैं, जिसके अंदर आपका क्रोनोलॉजिकल आपकी डिवाइस है, जोग्राफिकल डिवाइस है, सब्जेक्ट डिवाइस और अल्फ़ामेटिकल डिवाइस। यानी कोई भी जो आपके डिवाइसेस हैं इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस है ये डिवाइस फॉर्म अ न्यू आइसोलेट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो भी आइसोलेट पहले से दिए गए हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से, शार्पन तरीके से और ज़्यादा वेल डिफाइंड तरीके से आपको अच्छे समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 4 डिवाइसेस हैं, क्रोनोलॉजिकल, जोग्राफिकल, सब्जेक्ट डिवाइस और अल्फ़ाबेटिकल, ये 4 डिवाइस हैं जिनके थ्रू आप इस सीसी को पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट को क्लासीफाई करने में, जो कि आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसके अंदर कॉलम क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने जानने की कोशिश की गई है। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप लोग जानते ही हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको या इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझना हो तो ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं एक बार उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हों। तो प्लीज़ दोबारा से मैं कहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इससे रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियोज़ हैं वो भी लाते रहें, और जो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।